हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और बच्चों आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना फुल एंड फाइनल सीरीज, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर 2020। हालांकि इसको आप प्रैक्टिस की तरह लेना, और हमने बहुत मेहनत करके बच्चों कंटेंट जो इस सेशन का बनाया है वो बिल्कुल नीट लेवल का ही बनाया है, कंसीडरिंग द डिफिकल्टी लेवल कि कुछ क्वेश्चंस टफ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट और कुछ क्वेश्चंस इजी। उस हिसाब से हमने कंटेंट बनाया है। और यस, आपके निखिल सर जो अभी कंटेंट बना रहे हैं आपका, उन्होंने ये भी इंक्लूड किया है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम आपको लेना चाहिए, राइट। सो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ताकि एक्चुअली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको, राइट। तो चलिए, गुड आफ्टरनून। हाय नैन्सी सर आ गए। हाँ, एक्चुअली आज 15 मिनट्स का थोड़ा डिले हुआ बिकॉज ऑफ दैट कंटेंट वर्क ओनली बच्चों, बट यस आई एम हियर नाउ, राइट। ओके, हाय रानी, गुड आफ्टरनून। हेलो दीपा, प्रगति, हर्षिका, मनीषा, आंचल। चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, आई कैन नॉट रीड ऑल द नेम्स, बहुत सारे बच्चे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, विदाउट एनी डिले। और कल क्वेश्चंस जो थे वो 10 से 12 थे, आज क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 20 हैं, राइट। 20 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू टुडे बच्चों। तो थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, बट बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, ठीक है, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके ठीक है। पूरा अभी आपको कम से कम 1 आवर एंड 15 मिनट्स तो कम से कम चलेगा बच्चों, राइट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऑल बटन भी दबा दो आप, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप t.me/vneetofficial, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रो सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बच्चों, ये इसके प्लान्स हैं, राइट। एंड इसको अगर आपको लेना है तो 15% डिस्काउंट लेने के लिए आपको GG Pro कूपन कोड लगाना होगा। यू विल डेफिनेटली गेट 15% डिस्काउंट ऑन पर्टिकुलर कोर्स, राइट। NCERT 11th एंड 12th का न्यू चैनल स्टार्ट हो चुका है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये है बच्चों आज का स्केड्यूल, ठीक है, ये सारी क्लासेस आज होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, फुल एंड फाइनल फिजिक्स सीरीज, राइट एवरीवन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है आपको, और यहां पे इजी भी लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमने काफी इजी लिया है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, आपसे पूछ रहे हैं कि जीरो टेम्परेचर पे क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मीनियम, अगर प्योर जर्मीनियम का क्रिस्टल लिया गया तो वो कैसे बिहेव करेगा। परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट इंसुलेटर, कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ द अबव। प्योर जर्मीनियम है बच्चों, क्या होगा आंसर? बी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। एक्चुअली जर्मीनियम एक सेमीकंडक्टर है, प्योर का मतलब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 0 केल्विन रखते हो तो वो एक्चुअली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये इसमें कंसेप्ट है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फ्री चार्जेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, और सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, या फिर उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter in contact with concave lens of focal length 20 centimeter? एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है 30 सेंटीमीटर का, एक कॉन्केव लेंस लिया गया है 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। आपको बताना है एक्चुअली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। अगेन इजी क्वेश्चन है, लेकिन 60 सेकंड्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है, राइट। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है बच्चों। बताइए क्या आंसर आ रहा है आपको इसका। कम ऑन एवरीवन, और जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, राइट। दीज आर द फाइनल प्रिपरेशन टाइम्स। यहां पे जो लर्निंग मिलेगी बच्चों वो मैक्सिमम मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जहां पे आप फंस सकते हो, जहां से आपको कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। शुरुआत हमने काफी आसान क्वेश्चन से करी है। बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, है ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बी कह रहे हैं। इस बार डेमोक्रेसी ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही है वैसे तो। अब आई होप कि आपका आंसर सही हो। सी सही आंसर है, सी में -60 लिखा है, बी में भी -60 लिखा था, -60 सही आंसर है। हाँ, सी नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, यहां पे गलती से सी लिखा हुआ है, बट यस द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, विच इज -60 सेंटीमीटर, है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज गिवन बाय 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब वहां पे आपको f1 और f2 की वैल्यू रखनी है। एक चीज का ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस को आप फोकल लेंथ पॉजिटिव मानते हैं
और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आप नेगेटिव लेंगे अगर आउटसाइड मीडियम जो है वो एयर है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। तो 1/30 माइनस 1/20 सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों -60। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको एलएमएसआर ऑप्टिक्स में या फिर फोकस का ऑप्टिक्स कह लो, वहां पे कराया था, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। रिवाइज कर लेना एक बार, जब एक सरफेस को आप सिल्वर कर देते हो तो भी हम एफ इक्विवेलेंट का ही लॉजिक लगाते हैं और वहां से फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हम निकाल लेते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अ बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, है तो ये मॉडरेट, बट कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं और कई बार आपको टाइम ज्यादा लग जाता है। मैं आपको ये क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कराने वाला हूं। पहले तो आप लोग ट्राई करो बच्चों। एक बलून है जो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है बच्चों। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड, तब आपको बोला गया कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, फाइंड द हाइट ऑफ बलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर से, है ना, उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन देखा रे ऑप्टिक्स का, तीसरा क्वेश्चन अचानक से आ गया काइनेमेटिक्स का। और ऐसा ही होता है नीट एग्जामिनेशन में, है ना, अचानक से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है किसी भी टॉपिक का। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर बच्चों। आई एम एक्चुअली लुकिंग एट योर चैट। कोई बफर वफर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई बफर वफर नहीं हो रहा, मेरी स्पीड बहुत सही आ रही है, बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहा है मुझे। अगर बफर है तो आपकी तरफ से है, रिफ्रेश मार लो बेटा। ठीक है, फटाफट रिफ्रेश मार दो एक बार। सौम्य रंजन इज सेइंग सी, अभिषेक इज सेइंग सी, विनायक इज सेइंग सी। काफी सारे बच्चे जो है वो सी आंसर दे रहे हैं, यानी कि फाइंड द हाइट ऑफ बलून व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो आप कह रहे हैं हाइट ऑफ बलून विल बी 129। अच्छा जी, ओके। और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन बच्चों, कम ऑन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ठीक है, मेरे ख्याल से सी में ही ज्यादातर लोग ऑप्शन लगा रहे हैं, बट बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बी है। किसी का बी ऑप्शन आया क्या? क्या किसी का भी बी ऑप्शन आया? 86.6 नहीं भी आया तो डोंट वरी। श्रेयस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पूछते हैं लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर यू लाइव, है ना, आर यू लाइव, नेशन वांट्स टू नो आर यू लाइव। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा क्योंकि मैंने आपका चैट पढ़ा है। अब चैट तो मैं लाइव आके ही पढ़ सकता हूं, है ना, मुझे कोई फ्यूचर का थोड़ी पता था कि श्रेयस यहां पे लिखेंगे आर यू लाइव। एनीवेज बेटा मैं लाइव हूं या नहीं हूं, 13 सितंबर को नीट का पेपर तो लाइव होगा। अगर ये सेशन देखोगे तो फायदा मिलेगा। अब आप खुद विचार करो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेशन या फिर सेशन का लाइव होना। एनीवेज खैर लाइव है सेशन, है ना। तो देखो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका, वैसे 86.6 इसका आंसर आएगा बेटा। और मैं आपको जल्दी से इसका अच्छा सा सॉल्यूशन देता हूं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहां पे तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। अगर आपको याद होगा बच्चों, अगर आप मेरा अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स का सेशन देखते थे तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक के फॉर्मेशन से कैसे बचें। कितने लोगों ने वो सेशन देखा था बच्चों? जब एक पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हो फिर वो नीचे आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का एक तरीका मैंने सिखाया था, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था। अगर देखा था तो एक बार स्वैग सैल्यूट दे दो, नहीं देखा था तो चुपचाप बैठे रहो, अभी समझा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखा था, चलिए बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, है ना, आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग मेथड से बच्चों। सबसे पहले आप ऐसे सोचिए कि उन्होंने बोला कि हाँ हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाते हैं, किसी ने लिखा था, मैंने देखा अभी, गुड जॉब गाइस, आपको याद है, बहुत खुशी की बात है ये मेरे लिए। देखो उसने बोला ये बलून है, ये टुक 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 ऐसे आगे जा रहा है ना, और कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है वो, है ना, इट इज हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड। इस बलून की कांस्टेंट स्पीड जो है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उस बलून ने 45 मीटर हाइट के बाद, 45 मीटर ऊपर जाने के बाद बच्चों एक स्टोन को रिलीज किया, वहां से एक स्टोन को रिलीज किया गया। अब मैं आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट कई बार सिखा चुका हूं कि जब आप एक मूविंग बॉडी से किसी और बॉडी को रिलीज करते हो तो मूविंग बॉडी की स्पीड उसको भी मिल जाती है। एक बहुत घटिया सा एग्जांपल है, डू नॉट ट्राई एट ऑल। कुछ लोग चलती हुई ट्रेन से कूदने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, व्हेन दे ट्राई टू जंप आउटसाइड द ट्रेन, उनको भी रन करना पड़ता है, दे शुड रन एट द सेम स्पीड ऑफ द ट्रेन।
प्लेटफॉर्म में कुछ लोग करते हैं ना, बहुत गलत करते हैं, है ना, और इससे सजा भी मिल सकती है। अगर पुलिस ने देख लिया तो आप पे जुर्माना भी लगेगा। खैर वो सब छोड़ो, आप भी ट्राई मत करना बिल्कुल, है ना, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो जब आप ट्रेन से, मतलब कोई भी मान लो ट्रेन से अगर कूद जाता है ना, तो ट्रेन की स्पीड उसको मिल जाती है। अब उसको उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए भागना पड़ेगा, वरना मुंह की खाएगा वो, है ना, मुंह केवल मस्त गिरेगा और उसको जीवन के मजे मिल जाएंगे, आनंद आ जाएगा। तो एनीवेज इसमें हम बस ये समझना चाहते हैं कि अगर एक मूविंग बॉडी में से किसी चीज को रिलीज कर दिया जाए तो उसको वही स्पीड मिल जाती है जो रिलीज करने के टाइम पे मूविंग बॉडी की थी। जैसे देखो, मैं ये हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं अपने हैंड को, और अचानक से मैं अगर पेन को रिलीज कर दूं ऐसे, तो पेन को वेलोसिटी मिल गई, तो पेन पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। यही चीज यहां पे भी होगी बच्चों, यानी कि ये जो स्टोन को रिलीज किया गया है, ये सबसे पहले तो इसको भी स्पीड मिल जाएगी 10 की, जो बलून की स्पीड थी वो स्टोन को मिल गई। ऐसा होने से पहले स्टोन ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। यही तो होता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये क्योंकि इसको 10 मीटर पर सेकंड स्पीड मिल गई, इसलिए ऊपर गया फिर ये नीचे आया। अब देखो, इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। बलून ने स्टोन को कर दिया रिलीज, स्टोन ने लिया ये वाला पाथ, लेकिन बलून का क्या बिगड़ा, वो तो चलता रहेगा, है ना। बलून का क्या हुआ, वो तो सेम है, उसकी सेम स्पीड है 10। वो भाई साहब तो इधर चले जा रहे हैं। वो होता है ना, कुछ लोग बाइक चलाते रहते हैं, उनके फोन से मोबाइल गिर गया मोबाइल, उनको क्या पता, वो तो चले जा रहे हैं मजे में। वैसा ही सीन है, इसका स्टोन नीचे गिर गया, ये आराम से ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है बच्चों कि जब ये स्टोन ऐसे जाके यहां पे स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, उतनी देर में ये बलून कहां पहुंच चुका होगा। समझ में आ रहा है? उतनी देर में ये बलून कहां पहुंच चुका होगा और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम वो टाइम निकाल लेंगे जो बलून ने लिया होगा यहां से ट्रैवल करके यहां तक आने में। उसी टाइम पे हम ये देख लेंगे कि बलून का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब मैं बलून बोल दिया शायद मैंने स्टोन के लिए, फिर से बोल देता हूं। हम वो टाइम निकालेंगे जो स्टोन को लगा होगा यहां से यहां आने में, और उसी टाइम में बलून कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा ये निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, फील आई है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार स्वैग सैल्यूट दे दो, फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। चलो एवरीवन, एक बार मुझे बताइए, क्या बात आपको समझ में आ गई है, मैं क्या कहना चाहता था? अगर बात समझ में आ गई है तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है, अभी तो मैंने आपको क्या कराया बच्चों, हमारा जो ट्रेडमार्क है इस क्लास का वो है फील, है ना, ये कराया है आपको। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। अब अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो एक तरीका है क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने का तरीका ये है बच्चों कि आप बोलेंगे कि जब ये स्टोन ने यहां से चलना शुरू किया तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, और यहां अगर वो आ गया तो ये इसका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बच्चों? देखो, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 45, एक्चुअली -45, क्योंकि नीचे आ रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लेना देना कि स्टोन ऐसे गया या फिर ऐसे गया या फिर पता नहीं कहां अमेरिका जाके वापस आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। यहां से यहां तो 45 ही है। तो अगर आप ये इक्वेशन लिखें S = UT + ½ AT², जो कि आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन से याद है, तो आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को -45। अब बेटा बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर डिस्प्लेसमेंट को माइनस कैसे ले लिया? बेटा नेगेटिव लिया है क्योंकि नीचे की तरफ है, नेगेटिव वेक्टर होता है अगर आपने नीचे लिया है तो, ये साइन कन्वेंशन है। इक्वल टू, अब देखो वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ थी, है ना बच्चों, तो मैं लिखूंगा 10 × t। अब फिर से मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को -10 लिख रहा हूं। दोबारा मत पूछना क्यों लिया नेगेटिव, क्योंकि नीचे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके यहाँ ऊपर होता होगा तो आप ऊपर ले लेना, लेकिन होता तो नीचे ही है तो आप निगेटिव लोगे, × t²। अब बेटा ये एक बहुत घटिया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसमें एक परफेक्ट इंटीजर भी नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करने में आपको काफी सारा टाइम लग सकता है। हालांकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी 4.16, लेकिन आप खुद ही सोच लो जब आंसर डेसिमल में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में मेहनत तो लगने वाली है ना। वैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशानी होगी, आप सॉल्व करो, आंसर लाओ, आई हैव नो इशू। लेकिन हमेशा अगर स्मार्ट वर्क पॉसिबल है तो वो करना चाहिए बच्चों। आइए आपको एक स्मार्ट वर्क सिखाता हूं मैं, ठीक है। ये तो हुआ बोरिंग सॉल्यूशन, अब देखते हैं एक स्मार्ट सॉल्यूशन स्मार्ट बोर्ड पे। देखो स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है बच्चों कि जब आप किसी पार्टिकल को ऐसे रिलीज करते हो ना,
तो उसका जो मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, मैक्सिमम हाइट होता है बच्चों u²/2g, मैक्सिमम हाइट। और जो टाइम लगता है ना यहां से स्टार्ट करके वापस यहां तक आने में, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि होता है बच्चों 2u/g। याद आ रहा है? अब इसमें आप ये कहते हो कि अगर पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, इस स्टोन ने, तो इसकी हाइट यहां से ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, u²/2g करो, 10² यानी कि u², 10²/2 इंटू जी, 5 आ जाएगा बच्चों। देख करके देखो, चलो एक बार जल्दी से आप लोग, है ना, फटाफट एक बार मेरे साथ साथ ट्राई करो। हाइट मैक्सिमम u²/2g, u इज 10, g इज 10, आंसर आएगा 5। आ रहा है? और एक और बात बताओ मुझे, अगर यहां से आके यहां तक ट्रैवल करने में 2u/g टाइम लगता है, 2u/g मतलब 2 इंटू 10/10 यानी कि 2 सेकेंड, तो बताओ यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा बच्चों? यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगेगा 1 सेकेंड। समझ में आया? यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने पर टाइम लगेगा 1 सेकेंड, राइट? क्यों लिया हम लोगों ने टॉप मोस्ट पॉइंट? क्योंकि एक फायदा होता है टॉप मोस्ट पॉइंट लेने से, यहां पे वेलोसिटी होती है 0। यहां पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0, टॉप मोस्ट पॉइंट की। अब आपको क्या करना है, देखो, यहां से ट्रैवल करके यहां तक जाने का टाइम निकल आया 1 सेकेंड। अब आप यहां से ट्रैवल करके नीचे तक आने का टाइम निकाल सकते हो, और जब आप वो निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये फाइनल पॉइंट, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 + 45, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 50 मीटर, है ना? अब आप ये फॉर्मूला लगाओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut + ½ at², तो डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर, ut तो 0 हो गया, ½ at² यानी कि ½ इंटू 10 इंटू t²। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू t की √10। कितनी वैल्यू मिलेगी बच्चों? √10। और √10 के लिए ना इन्होंने यहां पे एक डेटा दिया हुआ है, देखो, √40 इज 6.32 बोलते हैं। अच्छा, √40 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2√10, है ना? 2 को बाहर ले लो आप, 4 इंटू 10 लिख लो अंदर, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√10, और इसकी वैल्यू गिवन है 6.32, तो यहां से √10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.32/2 यानी कि 3.16, तो बेटा ये है 3.16। अब सोच के देखो, यहां से यहां तक जाने में लगा 1 सेकेंड, और वहां से नीचे आने में लगा 3.16, तो टोटल टाइम क्या है बच्चों, 4.16। टाइम कितना टोटल, 4.16। बेटा अगर मैं चाहता ना तो आपको ये बोल देता कि ये देखो, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, एक लाइन का सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लो, 4.16 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी ज्यादा परेशानी होगी, और क्योंकि ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, सिखाया नहीं सिखाया? अब देखो कुछ बच्चे यहां पे कह रहे होंगे, भाई साहब बहुत डिफिकल्ट, सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, इतना टाइम लेके सॉल्व करा रहे हैं, ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नीट तो मेरे लिए है ही नहीं, और अगर नीट है तो फिजिक्स मेरे लिए नहीं है। बेटा ये सब थॉट्स इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो पहले। सच्चाई बता रहा हूं मैं, जिन लोगों को ये क्वेश्चन अभी डिफिकल्ट लग रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या कभी ऐसे सवाल किए थे पहले, क्या इसमें मेहनत की थी, क्या अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन देखा था? आंसर आएगा नहीं देखा था। जिन लोगों ने अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन देखा है उनके लिए आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये मैंने सिखाया था बेटा आपको, है ना, कि पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालो, फिर यहां से यहां तक का टाइम निकालो, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब यार अगर तुम अपनी हेल्प नहीं करना चाहते ना तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं तो साफ बोलता हूं, मैं किसी को कोई ऐसा झूठा दिलासा नहीं देता कि तुम मेरे सेशन देख लो और तुम्हारी रैंक आ जाएगी। तुम मेरी सेशंस देखो और जो मैं कह रहा हूं वो करो तो आ जाएगी तुम्हारी रैंक, है ना। तो मैंने अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक में ऑलरेडी सिखा चुका हूं बच्चा, ये ठीक है। तो अब आसान लग रहा होगा आपको, है ना। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, देखो 4.16 सेकेंड टाइम आ गया विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक। बाय द वे, इफ यू वांट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, आंसर बहुत पहले आ चुका था, आपने देखा था वो। अब क्या करना है, देखो अगर 4.16 टाइम में ये स्टोन यहां से नीचे आ चुका है तो बलून कितना ऊपर जा चुका होगा, 4.16 इंटू 10, क्योंकि स्पीड तो 10 है ना बच्चों, तो 10 इंटू 4.16 यानी कि ये 41.6 मीटर ऊपर जा चुका है। इसकी ऑलरेडी हाइट थी 45, ऑलरेडी हाइट थी 45, 41.6 आप और ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 86.6 मीटर। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
सॉल्यूशन लंबा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको 2 मेथड्स कराए हैं। मैं अगर आपको सिर्फ ये बोल के चला जाता कि देखो बेटा क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेना, क्या पता तो भी आप खुश रहते। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको खुश नहीं होना चाहिए सिर्फ इस सॉल्यूशन से। आपको ये सॉल्यूशन अगर फील आ गई ना इसकी, तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में करोगे सॉल्व, ठीक है। टाइम भी कम लगेगा बच्चों। अगर बात समझ में आई है ना, तो एक बार जल्दी से स्वैग सैल्यूट दे दो गाइस, कम ऑन। और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक में करा चुका था मैं। ये क्यों कराया था अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक में? इसीलिए तो कराया था, इसी दिन के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर स्मार्ट स्टूडेंट बाय स्मार्ट सर ऑन स्मार्ट बोर्ड, है ना। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हमने टाइम लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन अगेन अच्छा है, ट्राई कर लो एक बार, फिर तो मैं हूं ही यहां पे आपको समझाने के लिए। कम ऑन गाइस। और बेटा एक और बात, लास्ट क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इतना सा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है। बेटा अगर आप कंफर्टेबल क्वाड्रेटिक से तो कोई बात नहीं, मैंने जो लंबा सॉल्यूशन बताया वो मत लो आप। एक्चुअली वो छोटा सॉल्यूशन है वैसे तो देखा जाए तो, है ना, बहुत कम टाइम लगता है, बट हाँ आप ऐसे कर सकते हो, नो इशू। 4.16 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 41.6 आया, ऐड किया आंसर आ गया, ठीक है। आइए ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करिए बच्चों, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइए एक बार जल्दी से। बच्चों एक्चुअली इट लुक्स लाइक ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम, है ना, फ्रिक्शन का। आपने सुना होगा इसके बारे में, ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो मैंने आपको महामैराथन में ऐसा क्वेश्चन भी कराया है। फ्रिक्शन की जो क्लास थी वहां मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। एनीवेज देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग क्रैक कर पाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, एक लॉजिक इन्वॉल्व है। अगर वो बात आप समझ गए तो आपसे बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा सकते हैं ताकि ये जो ब्लॉक है वो एक दूसरे पे स्लाइड ना करें। M1 शुड नॉट स्लाइड ऑन M2, ठीक है बच्चों। और गाइस ऑलमोस्ट 1400 बच्चे देख रहे हैं, बट लाइक सिर्फ 900 है, ये तो गलत बात है भाई। 1400 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 900 है। मुझे 1500 लाइक्स चाहिए अभी। फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों, है ना, इस मेहनत के लिए, हमारी मेहनत के लिए, निखिल सर की मेहनत के लिए। देखो कितनी मेहनत से हर क्वेश्चन में टाइम भी देते हैं आपको, राइट एवरीवन। तो थोड़ा हमें भी आप अप्रिशिएट करो बच्चों, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, राइट। तो आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन बच्चों। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो सेशन को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे हैं। बी का मतलब 2 न्यूटन। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो 1 न्यूटन है बच्चों। जी हाँ, इसका आंसर है 1 न्यूटन। बेटा मैं एक चीज आपको समझाता हूं, देखो जो क्वेश्चन डिजर्व करेगा अच्छा सॉल्यूशन उसमें मैं आपको लॉन्ग सॉल्यूशन दूंगा। भले ही आप बोलो कि सर फास्ट कर दो सर, जल्दी कर दो सर, मुझे पता है बेटा, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है कि कहां आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अपन टाइम लेंगे और डिफरेंट केसेस को एक बार कंसीडर करेंगे। बेटा इस केस में ना जो नॉर्मल ब्लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम होते हैं उसके कंपैरिजन में आप जब इस केस को देखोगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है ये पुली। देखो यहां से स्टार्ट करके, सॉरी स्लाइड चेंज हो गया, वापस चलते हैं, कोई बात नहीं। सो यहां से जब आप देखोगे तो यहां से एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है बच्चों, और यहां पे आके वो एंड होती है, ठीक है। ये केस अलग है, लेकिन अगर मैं ऐसा सिर्फ डायग्राम बनाऊं कि यहां पे एक M1 मास है ना, और यहां पे एक M2 मास है, और यहां पे आपने फोर्स लगाया F, ये वाला सरफेस स्मूथ है ना, ये वाला सरफेस स्मूथ, यहां पे फ्रिक्शन, ये अलग है। इसमें क्या होगा पहले उसको समझते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन महामैराथन में कराया है। इसमें क्या होगा, जब आप इसमें फोर्स F लगाओगे, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे बेटा, क्योंकि यहां पे तो फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा। और अगर ये सिचुएशन गिवन है कि M1 और M2 के बीच में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये दोनों आगे जा सकते हैं, सो दैट स्लिपिंग डज नॉट अकर बिटवीन देम। लेकिन क्या यहां पे ऐसा हो रहा है? यहां पे ऐसा नहीं होगा। तुम खुद सोच के देखो, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये ऐसे कनेक्टेड हैं, क्या ये पॉसिबल है पूरा सिस्टम को आगे लेके जाना? कैसे लेके जाओगे आगे? ये स्ट्रिंग स्ट्रेच थोड़ी ना हो जाएगी, ये दोनों पॉइंट्स पे ऐसे बंधी हुई है ना।
आप खुद ऐसे ट्राई करना, एक रोप लेना, ठीक है, सामने कोई पोल या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें ऐसे घुमा के रोप को ले आओ, दोनों हाथों में ऐसे रोप को पकड़ लो, ठीक है, और फिर भागने की कोशिश करो। भाग पाओगे? बिल्कुल नहीं भाग पाओगे, क्योंकि वही रोप घूम के आप ही को तो पकड़ रही है ना। तो यहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ मूव करें। दोनों चीजों के एक साथ मूव करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि स्लिपिंग का यह मतलब हुआ कि M1 जो है वो इसके ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। क्या फील आई? इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए पूरा सिस्टम रेस्ट पे हो। यहां तो आप जैसे ही फोर्स लगाओगे एक साथ दोनों साथ में आगे भागेंगे। फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है सो दैट स्लिपिंग डज नॉट अकर। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या कह रहा हूं? बट यहां पे दोनों साथ में मूव कर ही नहीं सकते, यानी कि ये इक्विलिब्रियम का केस है। ये कैसा केस है बच्चों? इक्विलिब्रियम का केस है, सिंपल। अब इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इक्विलिब्रियम को। तो आप क्या करो, यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बना लो, ठीक है। देखो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बनाते हैं बच्चों, रेस्ट पे है ये, तो एक्सेलरेशन तो 0 है। आप देखेंगे इस तरफ फोर्स F लगाया गया है ना। इस तरफ जब फोर्स लगाया गया है F, तो इस पे फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ, यहां पे फ्रिक्शन आएगा बच्चों स्मॉल f। और साथ ही साथ क्योंकि यहां पे टेंशन है, स्ट्रिंग है, तो यहां पे एक टेंशन आ जाएगा। इसमें लिखिए नेट फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहिए, तो आप लिखेंगे F माइनस स्मॉल f माइनस t इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देखो F पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। बहुत आसान चल रहा है। दूसरा देखते हैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा M2 के केस में यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो नीचे से फ्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फ्रिक्शन यहां पे लगेगा लेकिन ऊपर की तरफ। अब देखो M1 पे फोर्स इधर लगा है, M1 अगर इधर जाने की कोशिश करे तो M2 पे फ्रिक्शन फोर्स इधर आ जाएगा। या फिर ऐसे लॉजिकली समझो कि M1 पे फ्रिक्शन अगर पीछे है तो M2 पे आगे होगा, है ना। यहां पे इधर लग रहा है फ्रिक्शन, यहां पे इधर लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पे आपने बोला स्मॉल f, यहां पे क्या कैपिटल F लगा है? नहीं, M2 पे कोई कैपिटल F नहीं है बच्चों, पीछे की तरफ है आपका टेंशन, राइट। तो सिंपल है, यहां पे तो दो ही फोर्सेस हैं, F इक्वल टू T हो गया, ठीक है बच्चों। F इक्वल टू क्या हो गया? T हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर F इक्वल टू T है तो इस T को भी मैं F लिख सकता हूं ना। F इक्वल टू T है, स्मॉल f इक्वल टू T, तो इस कैपिटल T को आप स्मॉल f लिख सकते हैं। इसको जब आप स्मॉल f लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो ये f माइनस 2f हो जाएगा। f माइनस 2f इक्वल टू 0, और इसका मतलब है f इज इक्वल टू 2f। अब यहीं से आपको मिलेगी फ्रिक्शन, आई मीन फोर्स की वैल्यू 2 इंटू f। अब बेटा ये फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू विच इज 0.5 इंटू नॉर्मल फोर्स, और यहां पे नॉर्मल फोर्स होगा m1 इंटू जी। बेटा m1 की वैल्यू है 100, g की वैल्यू ले लो 10,000 ग्राम्स, है ना। 1000 यानी कि 1 kg, तो यहां पे आ गया 1 kg। 2 इंटू 0.5 इज 1 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स इज 1 न्यूटन। देखो बिल्कुल ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं करा रहा मैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। आगे जाके इजी क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टफ हैं, बट ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, राइट। अगर आपको इसकी फील आ गई कैसे सॉल्व करना था, तो डिफिकल्ट नहीं था। सिर्फ यहां पे आपको इक्विलिब्रियम लगाना है और यहां पे इक्विलिब्रियम लगाना है। बताओ कैसा फील कर रहे हो? डर लग रहा है क्या फिजिक्स से? देखो डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सही तरीके से लगा दिया ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आखिर यहां पे चल क्या रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो ये इसका प्रिंटेड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन है जो आपको मिल जाएगा बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट। अ लैडर, 5वां क्वेश्चन है बच्चों। अभी सिर्फ हम 5वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। सारे क्वेश्चंस अभी तक अच्छे थे। देखो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है और सिर्फ 4 क्वेश्चंस हुए हैं, बट डोंट वरी, आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, सो प्लीज आराम से बैठ जाइए और आराम से लेक्चर देखिए। फायदा आपको डेफिनेटली होने वाला है इससे, राइट। और हाँ, आराम से लाइक भी कर देना। चलो, अ लैडर ऑफ 2.5 मीटर लॉन्ग एंड वेट ऑफ 150 न्यूटन हैज इट्स सेंटर ऑफ मास 1 मीटर फ्रॉम इट्स बॉटम। A weight of 40 Newton is attached at the top end. Work required to raise the ladder from the horizontal position to vertical position.
चलिए बच्चों बताइए क्या आंसर है। प्रियंका इज सेइंग हम तो सो के देख रहे हैं, क्या बात है, ऐसे लेट के है ना, जैसे मूवी देखते हैं, राइट। पॉपकॉर्न ऑपकॉर्न भी रखा होगा फिर तो आपने बगल में। अच्छा ठीक है, जैसे भी देखो, लेकिन ट्राई करो कि पेन एंड पेपर साथ में रखो, ताकि सिर्फ मेरा सॉल्यूशन मत देखो, है ना, खुद भी सॉल्व करो बच्चों, ठीक है। बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों। अच्छा ये वाला आसान है वैसे, बाय द वे दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, राइट। चलिए लास्ट 10-15 सेकंड्स देता हूं मैं आपको। सर ने तो यहां सिर्फ 30 सेकंड लिखा है, 30 सेकंड में सॉल्व तो हो जाना चाहिए था यार, है ना, बहुत छोटा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है विथ कोल्ड ड्रिंक्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा ये। उसने बोला एक लैडर है ना, मान लेते हैं हम लोग एक लैडर है जो शुरू में तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है। ये आपका लैडर है जो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉटम से 1 मीटर पे है और इसकी लेंथ है बच्चों 2.5। तो मान लो ये इसका बॉटम एंड है, यहां से 1 मीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और इसकी लेंथ है बच्चों 2.5 मीटर। इस एंड पे, ये जो टॉप एंड है इसका, यहां पे एक मास कितना लगा हुआ है बच्चों, 40 न्यूटन, वेट एक लगा हुआ है 40 न्यूटन का। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, बाद में इसको वर्टिकल बना देना है। अब आप खुद सोच के देखो, जब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये मान लीजिए आपके पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हो गया। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हो गया। जब ये वर्टिकल हो जाएगा ना बच्चों, कहां पे बनाऊं मैं, ये जगह है नहीं यहां पे, चलो मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है। जब ये वर्टिकल हो जाएगा और ये मान लो आपका ग्राउंड था जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है बच्चों, इसका जो मास है या फिर इसके खुद का जो वेट है वो 1 मीटर ऊपर चला जाएगा। ये देखो, इस लैडर को उठा के ऐसे रख देना है आपको, तो ये पॉइंट कितना ऊपर जाएगा, यहां से 1 मीटर ऊपर जाएगा, राइट। ये 1 मीटर हाइट है। और ये पॉइंट कितना ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 2.5 मीटर, राइट। तो 150 न्यूटन जो कि इसके खुद का वेट है वो ऊपर जा रहा है 1 मीटर, यहां से उठ के यहां पहुंच गया। और ये जो 40 न्यूटन है वो ऊपर जा रहा है 2.5 मीटर। तो वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यानी कि वेट इंटू हाइट। तो 150 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2.5, डन एंड डस्टेड। समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार स्वैग सैल्यूट। कम ऑन एवरीवन, आसान था कि नहीं था, देखो सिंपल है ना। हॉरिजॉन्टल था, उसको हमने वर्टिकल रख दिया है। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल रखने में 1 मीटर वाला पॉइंट ऊपर चला गया 1 मीटर से, 2.5 वाला चला गया ऊपर 2.5 से, सिंपल सी बात, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अब हम लोग, है ना। कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I आर सुपर इम्पोज्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। अब बेटा यहां पे देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं खुद आपको सॉल्व करके बताता हूं। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है इसको नीट एग्जाम में, इसीलिए हमने यहां पे इंक्लूड किया है, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाने के लिए, है ना, ट्राई ऑब्वियसली। तो इवन यू डोंट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ये भी आपको नहीं यूज करना है। आपको ये बताया गया है कि बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 द होल स्क्वायर। YDSC में भी सीखा है, वेव्स में भी सीखा है। और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। √I1 को आप ले लीजिए 4I, ये क्या आ गया, सेमीकंडक्टर, अच्छा ये गलती से आ गया यहाँ पे, है ना, सेमीकंडक्टर नहीं है यहाँ पे, ओके। तो ये गलत क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली पहला इंटेंसिटी गिवन है 4I, दूसरा गिवन है I, तो आप यहाँ पे रख दीजिए दोनों वैल्यूज, है ना बच्चों, रख दीजिए 9I और I, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से, देखो थिंक हार्ड, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मस्त सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सिलिंड्रिकल वेसल है, खुद ही पढ़ो आप लोग, है ना, खुद पढ़ो, खुद विचार करो और टेल मी द आंसर। हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। टीचर्स डे आ गया, ओह हाँ कल तो टीचर्स डे है। थैंक यू एवरीवन। बहुत लंबा है कह रहा है देवांशु। तुम्हें पता है एक बात, क्वेश्चन का पैराग्राफ कितना लंबा है, आंसर या फिर सॉल्यूशन उसके प्रोपोर्शनल नहीं होता हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है और आंसर होता है 0, और थोड़ा सा सोचना होता है। यहां पे मैं नहीं कह रहा कि 0 होगा, यहां पे तो 0 है भी नहीं ऑप्शन में, है ना। मतलब काफी आसान क्वेश्चन है वैसे, अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। टॉपिक कौन सा है बेटा, ये टॉपिक समझ पा रहे हो ना कौन सा है।
एक्चुअली टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। समझ में आ रहा है? टॉपिक कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। जब किसी टैंक से, है ना, किसी टैंक से अगर वाटर लेवल ये है, इस हाइट से h डेप्थ बिलो से पानी बाहर आता है नोजल से, तो उसका फॉर्मूला होता है √2gh। ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहां पे, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई आंसर है तो आप बता दो, वरना फिर मैं फटाफट इसको सॉल्व कर देता हूं। ओके, साइड हो जाओ सर। अच्छा, मैं साइड हो चुका हूं, ठीक है? हाँ, कर लो, ट्राई कर लो। बेटा, आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा के हम तैयार कर रहे हैं नीट लेवल के लिए, राइट? नीट में हो सकता है ये इतना बड़ा क्वेश्चन ना आए, बट जो कंसेप्ट्स यहां पे इन्वॉल्व है ना, उसके बेस पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है बच्चों? थैंक यू रूपाली। C 1/√2, राइट? सब के सब बच्चे C कह रहे हैं, बट बेटा इसका करेक्ट आंसर तो D है यार। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो D है। चलो कोई बात नहीं, होता है। बट सॉल्यूशन देखो, मजा आ जाएगा आपको, है ना? सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें 2 होल्स किए गए हैं। एक होल किया गया है एट डेप्थ h1 बिलो द टॉप सरफेस, और दूसरा होल किया गया है बच्चों h2 हाइट अबव द बॉटम सरफेस। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं सबसे पहले तो, ठीक है, मस्त एक बढ़िया सी ब्लैक स्लाइड लेते हैं और इसको समझते हैं बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स का काफी शानदार रिवीजन हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स टॉपिक में। इन्होंने बोला एक टैंक ले लो आप सबसे पहले तो। ये देखिए, एक मस्त सा बड़ा सा हमने टैंक बना लिया बच्चों, है ना? उसने बोला कि यहां पे वाटर का जो लेवल है वो मान लो यहां तक है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है क्वेश्चन में या जो भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वर्थ गिविंग सम टाइम। h हाइट इसका है बच्चों, मान लीजिए फुल ब्रिम तक की हाइट है h। इन्होंने बोला ऊपर से अगर आप नीचे आएंगे h1 हाइट या फिर h1 डेप्थ, तो यहां पे एक नोजल है, और नीचे से h2 हाइट पे, यहां से h2 हाइट पे दूसरा नोजल है, ठीक है? इन दोनों नोजल्स में से वाटर बाहर आ रहा है बच्चों, ठीक है? इन दोनों नोजल्स में से, तो यहां से जब वाटर बाहर आता है तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये यहां से जो वाटर बाहर आया और यहां से जो वाटर बाहर आया, दोनों एक ही जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं ग्राउंड को। इसका मतलब हुआ दोनों केस में जो रेंज की वैल्यू है वो इक्वल है। R1 इज इक्वल टू R2। R1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? R2। अब ध्यान से देखना, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्यों है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बच्चों? क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी होगी ना, इस नोजल से जो बाहर आ रहा है पानी, उसकी जो वेलोसिटी होगी √2gh1 होगी, क्योंकि ये हाइट h1 है और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। यहां से वेलोसिटी कितनी होगी कोई बता सकता है? इस वेलोसिटी के लिए आप यहां से लेके यहां तक की हाइट को कंसीडर करोगे बेटा, और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है? टोटल हाइट h माइनस h2। समझ में आ रहा है? ये है h माइनस h2, तो यहां से स्पीड बनेगी √2gh माइनस h2। बात समझ में आ गई बच्चों? √2gh माइनस h2, ये इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में आई डोंट थिंक कि मैंने आपको रिवीजन की जरूरत है, आपको मैंने पढ़ा दिया है ये, बट एक बार फिर से देख ही लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने v दी है बच्चों, अगर ये हाइट ऑफ टावर h है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों रेंज का। यहां पे लिख देते हैं, रेंज का फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है √2h/g इंटू वेलोसिटी। समझ आ रहा है? √2h/g इंटू वेलोसिटी। v जो है वो रूट में नहीं है, √2h/g इंटू वेलोसिटी, लेकिन h क्या है? हाइट है, बॉटम से हाइट है उस नोजल का। अब अगर ये फॉर्मूला यहां पे लगाया जाए, पहले मान लीजिए इसका रेंज लिखना है, ऊपर वाले का हम रेंज लिखते हैं बच्चों, ठीक है? तो बताइए ये हाइट कितनी है बॉटम से इसकी, जहां से ये, इसको टावर मान लो, है ना? ये वेलोसिटी ऐसे है, तो इसकी हाइट कितनी है बच्चों यहां से यहां तक? आप देखोगे टोटल h है, टोटल h है, ये h1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये होगा h माइनस h1 बेटा, है ना? तो मैं लिखूंगा रेंज ऑफ फर्स्ट वन एज √2 इंटू हाइट। हाइट है h माइनस h1, राइट, डिवाइडेड बाई g अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, √2 इंटू हाइट अपॉन g मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी आप देखेंगे तो वो है √2gh
1, है ना। देखो कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारा रूट में आ जाएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। और ये रेंज होनी चाहिए इक्वल टू रेंज ऑफ 2। अब सेकंड केस में देखो ये हाइट कितनी है बेटा, h2 है, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो जाएगा 2 इंटू h2 डिवाइडेड बाई g, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला 2 इंटू हाइट बाई g मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ दिस केस। तो वेलोसिटी इसमें आपने ऑलरेडी लिख रखी है अंडर रूट 2g h माइनस h2, है ना, h माइनस h2। बेटा वैसे तो आप ध्यान से देखोगे ना तो रूट हर जगह से कैंसिल हो रहा है, ये रूट तो जो है हर जगह से कैंसिल ही हो जाएगा। आप एक्चुअली स्क्वायर ले लोगे तो बेसिकली सारे रूट्स गायब हो जाएंगे। आप देखोगे तो ये g और g भी कैंसिल हो रहा है, ये g और g भी कैंसिल हो रहा है। अब एक सिंपल सा इक्वेशन देखो कैसा वेरिएशन है यहां पे, 2h माइनस h1 इंटू 2h1 इज इक्वल टू 2h2 2h माइनस h2। मेरा बेसिक आइडिया कहता है कि h1 और h2 अगर इक्वल होंगे ना तभी ऐसा हो सकता है। आप खुद सोच के देख लो एक बार, मैं तो सॉल्व भी नहीं करने वाला इसको। यहां पे h1 के जगह पे h2 लिखा है और यहां पे h1 के जगह पे h2 लिखा है। मतलब मेरा बेसिक आइडिया तो ये कहता है, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि भाई h1 और h2 बराबर होंगे तभी तो ये दोनों अरिथमेटिक इक्वल हो सकती हैं, है ना। तो मैं क्यों सॉल्व करूं, h1 और h2 बराबर हैं, रेशियो ऑफ h1 बाई h2 लिखो या h2 बाई h1 लिखो, 1 ही आएगा। समझ में आया बच्चों? देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, आप खुद करोगे तो जल्दी होगा ये। और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल आ सकते हैं, अच्छी खासी आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा सच सच बताओ, ऑनेस्ट रिव्यू, समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो फटाफट एक बार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और एक बार स्वैग सैल्यूट दे दो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं बच्चों, सेशन अभी खत्म नहीं हो रहा, आज का सेशन लंबा है। मैंने आपके बहुत सारे चैट्स पढ़े थे कल के सेशन के बाद और ज्यादातर बच्चों ने यही लिखा था कि सर सेशन थोड़ा लंबा ले लो, थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा करा दो, अभी हमें जरूरत है क्वेश्चंस की, राइट। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, उनका अच्छा सा सॉल्यूशन। तो इसलिए बच्चों ऑन पॉपुलर डिमांड ये लंबा सा सेशन मैंने रखा है और क्वेश्चंस का लेवल आप देख ही रहे हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, राइट। चलिए बच्चों तो आगे बढ़े, राइट। एक बार शाउट आउट दे देते हैं निखिल सर को भी। निखिल सर ने बहुत मेहनत करी बच्चों आपके कंटेंट के लिए और ऐसे उन्होंने पेपर को सेट किया है, इस पेपर को, ये एक पेपर ही आप कह लो जहां पे उन्होंने हर टॉपिक को लेने की कोशिश करी है, इजी मॉडरेट टफ हर टाइप के क्वेश्चंस करे हैं अरेंज। ये सिमुलेटर है एक्चुअली नीट का, आपको ऐसा ही यू कैन से पैटर्न मिलेगा नीट में। आप 2-4 क्वेश्चंस इजी करोगे फिर एक अचानक से टफ सा क्वेश्चन टपक जाएगा, तो वैसा ही यहां पे भी हो रहा है, राइट। अब देखो एक आया, शायद ये काफी छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन यहां पे एक गलती करते हैं बच्चे। करिए बच्चों ट्राई इसको, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, हाँ जी। एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive orbits in an atom or ion having single electron increases decreases remains same, first increases then becomes constant। क्या आंसर है बेटा, क्या आंसर है बताइए? बी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, बी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। महामैराथन के दिन रिफ्रेश हो गए, हाँ महामैराथन में भी हमारी ऐसी क्लास चलती थी लंबी लंबी, राइट, एग्जैक्टली। बी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, ओके। एनीवेज देखो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए, इसका करेक्ट आंसर है ए। आप जो डिक्रीजेस बता रहे हो ना, ध्यान से सुनना, आप जो डिक्रीजेस बता रहे हो वो एनर्जी डिफरेंस का आंसर बता रहे हो। आप कहते हो ना कि n इक्वल टू 1 की एनर्जी होती है -13.6 z स्क्वायर, सॉरी हाँ मतलब हाँ z स्क्वायर, बिल्कुल सही है, n तो 1 हो गया, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगा एक्चुअली। फिर सेकेंड वाली की हो जाती है -3.4, फिर थर्ड वाले की हो जाती है -1.51। तो बेसिकली ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो तो कम होता है, मैं मानता हूं बिल्कुल। इनिशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा अराउंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जेड स्क्वायर के साथ। हाइड्रोजन है अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे आप लिख लेंगे सिर्फ 1। एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है मैं मानता हूं, लेकिन जो ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस है ना बच्चों वो इंक्रीज होता है। कैसे इस चीज को मैं प्रूफ कर सकता हूं? देखो इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला आपको याद है? वो होता था ना 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाई z, करेक्ट।
तो Z तो चलो आपने मान लिया 1, ठीक है, मान लो आपने हाइड्रोजन लिया, Z को मान लिया 1। अब आपको पता चला कि ऑर्बिटल रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बेटा अगर ऑर्बिटल रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है और मान लो आप निकालते हो r2 माइनस r1, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट, तो क्या लिखोगे आप? r1 इंटू 2 स्क्वायर माइनस r1, 3r1 आंसर आएगा। फिर अगर आप निकालना चाहते हो r3 माइनस r2, थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस, तो आप यहां पे 3 लिखोगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, राइट, 3 माइनस 2 तो 5 आ जाएगा। देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली जब आप ये डायग्राम देखते हो ना ऑर्बिट वाला, तो आप ऐसा कुछ डायग्राम देखेंगे, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट के बाद दूसरा ऑर्बिट थोड़ा नजदीक होगा, तीसरा ऑर्बिट थोड़ा सा दूर होगा, राइट, KLMN शेल पढ़ा है बच्चों आपने। फिर उसके बाद और थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होगा, ये बढ़ता जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो बेटा एनर्जी डिफरेंस में लेवल जो है, मतलब डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ऑर्बिटल रेडियस में, या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिटल डिस्टेंस जो है वो दूर होता जाता है जैसे जैसे आप आगे जाते हो। बेटा बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब वही है ना कि कुछ बच्चे ही समझ पाएंगे कि सर किस लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ बच्चों लगेगा क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने डिक्रीज लिख दिया गलती से, 5 मार्क्स गए आपके, राइट। चलिए आइए बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दो स्प्रिंग हैं, इक्वल लेंथ है उनका, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेकिन वो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैं, है ना। यंग्स मॉडुलस उनका 3:2 रेशियो में है। दे आर सस्पेंडेड एंड लोडेड विद द सेम मास, स्ट्रेच्ड एंड रिलीज, दे विल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड्स इन द रेशियो। बेटा देखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, है ना। थोड़ा सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूं, देखो 2 पाई अंडर रूट m बाई के, m इज द मास, k इज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब बेटा ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का यंग्स मॉडुलस के साथ क्या लेना देना है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग? वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो होती है ना k, इसका फॉर्मूला होता है AY डिवाइडेड बाई L। अगर नहीं पता था तो आज पता कर लो, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज गिवन बाय A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू Y यानी कि यंग्स मॉडुलस अपॉन L यानी कि लेंथ। वो आप कहते हो ना कि अगर लेंथ को हाफ कर दें तो स्टिफनेस डबल हो जाती है स्प्रिंग की, यहीं से तो आता है। देखो लेंथ को आप कर दो हाफ L/2 तो स्टिफनेस जो है वो डबल हो जाएगी। एनीवेज इसको अभी नहीं समझते हैं, इतना समझ लो कि K का वैल्यू होता है AY/L। अब आपको Y का रेशियो गिवन है तो आसान है ना, Y का रेशियो जैसा होगा वैसा ही K का भी रेशियो होगा, तो आप यहां पे उस चीज को रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखोगे आप तो T इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू K, और जब आप देखोगे K इज प्रोपोर्शनल टू Y, Y का रेशियो 3:2 है ना बच्चों, Y का रेशियो जो है वो 3:2 है, तो यहां पे T1/T2 का रेशियो आ जाएगा 3:2, काम खत्म हो गया अंडर रूट के साथ। आसान क्वेश्चन था, नहीं था बताओ मुझे? आसान था ना, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने सही भी कर लिया होगा। सिर्फ ये समझना है कि भाई स्टिफनेस और यंग्स मॉडुलस में क्या रिलेशन होगा, और फिर स्टिफनेस कैसे टाइम पीरियड को अफेक्ट करने वाला है। तो बेसिकली T1/T2 इज इक्वल टू Y2/Y1, क्योंकि इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, तो 1/2 इक्वल टू 2/1 हो जाएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन बच्चों, मैग्नेट को काट दें तो क्या हो जाएगा है ना। देखो गाइस, सबसे पहले तो अगर एक मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करके ऑसिलेट कराते हो, वो आपने सीखा है ना डाइपोल का ऑसिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स में। वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया जाए, मैग्नेट क्या है? एक डाइपोल ही है, तो वो डाइपोल भी ऑसिलेट करता है। जब ऑसिलेशन होता है मैग्नेट का बच्चों, तो पहला फॉर्मूला प्लीज याद रखना, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, बिल्कुल इसको याद कर लो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो, 2 पाई अंडर रूट I/MB। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुछ बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, ये टॉपिक करके नहीं जाते हैं, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप देखोगे टाइम पीरियड होता है I/MB। मैं बताता हूं I क्या है। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैग्नेट का कुछ मास होगा, कुछ लेंथ होगा, तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा बच्चों। साथ ही साथ जब आप बात करेंगे कैपिटल M की, तो वो है मैग्नेटिक मोमेंट, और B है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखना कितने ब्यूटीफुली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरना सॉल्यूशन देख के, ठीक है। बस आप एक फॉर्मूला याद रखो, I/MB अंडर रूट में विथ 2 पाई। अब आप देखो कितना ब्यूटीफुल सॉल्यूशन इसका मैं देता हूं आपको।
सो यहां पे बोला गया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी होता है। पहले मैग्नेट अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में था, बाद में हमें बोला गया कि उस मैग्नेट को हमने तोड़ दिया है, ब्रोकन इनटू 2 इक्वल हाफ, ईच ऑफ हैविंग हाफ द ओरिजिनल लेंथ एंड वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट। एक ही पीस को ऑसिलेट कराना है। बेटा पहले केस में जब ऑसिलेशन हो रहा है तो ये आपका मैग्नेट है, ठीक। इसकी लेंथ आप ले लो L, मास आप ले लो M, ठीक है, मान लेते हैं, चलिए मास को M मान लेते हैं। तो बेटा एक बार सोच के देखो, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास को स्मॉल m लिख लेते हैं, ठीक है, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना, वो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला ml²/12। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आपने इसको तोड़ दिया दो हाफ में और इसका लेंथ आपने कर दिया L/2, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, क्या इसका मास हो जाएगा हाफ और क्या लेंथ भी हो गई हाफ? तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क आएगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब आप लिखेंगे m/2 L/2। L/2 का स्क्वायर है बच्चों, तो वो L/4 हो जाएगा, एक्चुअली L²/4। तो आप लिखेंगे m/2 इंटू L²/4 इंटू 1/12, तो वहां पे है ही। अब देखो कितने का फर्क आ गया, 4 2 जा 8 का। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस। मुझे फाइनली ये पता करना है कि टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा, तो मैं एक एक करके चीजों को देख रहा हूं ना कि भाई ठीक है, टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैंने ये पता कर लिया कि ठीक है, अगर आपने तोड़ दिया बीच से, बहुत अच्छा किया, उससे मैं ये पता कर लूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क आया। ठीक है, तो कितने का फर्क आया बच्चों? 1/8 का, 1/8 टाइम्स इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अरे वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नली अप्लाई की गई है, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो बस रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो थी, उसको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपने मैग्नेट को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उस मैग्नेट का चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी मैग्नेट के लिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ, P लिख लो आप इसको, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब बेटा जब आप ऐसे लेंथ वाइज ऐसे काट देते हो ना दो इक्वल हाफ में, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया? नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लेंथ हाफ करी है। लेंथ के हाफ होने से क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मैंने पता कर लिया भाई साहब कि I इज बिकमिंग I/8, है ना, तो यहां पे लिखते हैं T' 2 पाई अंडर रूट I/8, और मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कितना? M/2 इंटू B। कितने का फर्क आया? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे I/8, है ना, यहां पे 2 जो है बच्चों वो ऊपर आ जाएगा, क्या? बिल्कुल सही है, 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन MB। तो आप देखोगे रूट के अंदर 1/4 हो रहा है ये, करेक्ट। I/8 अपॉन 1/2, 1/4, और 1/4 अगर इसके अंदर चेंज आया है तो रूट के बाहर आके वो 2 बन जाएगा, 1/4 बाहर आके 1/2 बन जाएगा, यानी कि इनिशियल टाइम पीरियड के हाफ हो जाएगा फाइनल टाइम पीरियड, है ना बच्चों। यहां पे देखो 1/4 का फैक्टर आया ना, 1/4 रूट के बाहर आके 1/2 हो गया, T/2 इज द फाइनल आंसर। तो 1/2 विल बी द रेशियो बच्चों, ये इसका आंसर है। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा स्लो चल रही है क्लास, बट बेटा आफ्टर अटेंडिंग द क्लास जब आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपको फील आएगी कि क्यों सर इतनी आसानी से पढ़ा रहे थे, आराम से पढ़ा रहे थे। हार्ड क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ये बेसिकली, और 1/2 इसका आंसर है। देखो I/8 M/2। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पता करना होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क आया, मैग्नेटिक मोमेंट में क्या फर्क आया, उसके बाद तो आसान है ये। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। इशायत सिंह क्या क्वेश्चन है सर, मजेदार। यस बेटा। सो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए बच्चों एक बार। और बच्चों आप लोग बिल्कुल अच्छा कर सकते हो नीट में,
है ना। आप बिल्कुल परेशान मत होना, इस सीरीज को हम लास्ट तक चलाएंगे। और सोचो हर सीरीज में, हर सेशन में अगर 20 क्वेश्चंस भी करते हैं हम, तो बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो एक बार जल्दी से निखिल सर को भी थैंक्स बोल देना, वही कंटेंट बना रहे हैं आपका, ये पूरा अमेजिंग क्वेश्चंस इकट्ठा कर रहे हैं वो दिन और रात लग के आपके लिए, ताकि एक रिलेवेंट कंटेंट बना सकें। और ये भी चल रहा है देखो साथ साथ में एनालिसिस, कि कितने टाइम में हो जाना चाहिए, एक बच्चों को आइडिया लग जाए थोड़ा, है ना, कि टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है या कैसा है, राइट। चलिए आइए देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डी कह रहे हैं, राइट, डी कह रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है सी, 3 माइक्रोफैरेड। देखो इसमें बहुत आसान सा कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले तो आपने सिर्फ एयर रखा है, यहाँ पे सिर्फ एयर है, तो आप बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस होगा सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, करेक्ट ना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। बाद में यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक भी आ गया और यहां पे एयर भी है, तो ये दोनों जो हैं वो सीरीज में आ जाएंगे बेसिकली, समझ में आ रहा है ना। यहां पे एक पोटेंशियल लगा हुआ है, यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो बेसिकली ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, ये एयर वाला कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर, इसको C1 लिख लो और इसको C2 लिख लो आप, ठीक। ये इनिशियल कैपेसिटेंस था। इस एयर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस क्या लिखोगे आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, सिर्फ D ही तो चेंज हुआ ना एयर वाले पार्ट के लिए, पहले D था अब D हाफ हो गया। डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, K टाइम्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है, K विच इज 3, सो 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई 2। बात समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सीरीज में इक्विवेलेंट इनका C1 प्लस C2 नहीं होगा, याद रखना, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। अब पूछा गया है इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात है क्या, बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बच्चों। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि वहीं से आता है ना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 से। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो पहला कैपेसिटेंस तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये 2 माइक्रोफैरेड गिवन है। बाद में जब आप ये सब करोगे, है ना, तो आपको आंसर मिलेगा बच्चों 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, कर लोगे ना, सिंपल सा कैलकुलेशन है गाइस, डोंट नेग्लेक्ट सच क्वेश्चंस। जहां पे आपको ऐसा लगता है ना कि एफर्ट ज्यादा लग रहा है, भागना मत उससे, आप उसके पीछे पड़ जाना कि अच्छा कोई बात नहीं, 2-3 मिनट लग जाएंगे, क्या हो गया, सॉल्व तो मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। इससे एक एटीट्यूड बिल्डअप होता है बच्चों। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि आप ज्यादा कैलकुलेशन, लंबे पैराग्राफ्स, बड़े डिफिकल्ट डायग्राम देख के भागने का अगर एटीट्यूड है, तो एग्जाम के दिन भी वही एटीट्यूड रहेगा, है ना। तो आप ज्यादातर क्वेश्चन से भागोगे, ओ इसमें तो बहुत सारा कैलकुलेशन, भागो यहां से, इसको नहीं करते। ये अगर आपने किया तो मार्क्स कैसे आएंगे बच्चों, नहीं आएंगे, है ना। तो प्लीज अपना एटीट्यूड थोड़ा ये रखो कि हम लड़ेंगे, राइट, लड़ने वाला एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। फाइट करो क्वेश्चन से, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा फाइट मारो, आ जाएगा आंसर, राइट। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे आप। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप देखो कोविड के टाइम पे भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल जा रहे हैं ना बच्चों, हम और आप तो फिर भी अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ वैसे आपको भी एक दिन बाहर आना पड़ेगा, नीट वाले दिन, एनीवेज। तो यस, डॉक्टर बनने के लिए तो करना ही पड़ेगा। 8 नंबर ऑफ डाइपोल्स आर केप्ट इनसाइड अ क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका आंसर तो 30 सेकंड में आना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर। चलो बताओ क्या आंसर है, बताइए। 8 डाइपोल्स रखे हैं एक क्यूब के अंदर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उस क्यूब का? 0 होगा ना। अरे डाइपोल है बाबा, डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब चाहे आप 8 डाइपोल्स रखो, चाहे 8000 डाइपोल्स रख दो, नेट चार्ज तो 0 ही आने वाला है। और अगर नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा। फ्लक्स इज गिवन बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q ही 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये वैसे मैं आपको पहले भी करा चुका हूं एक्चुअली। इसमें आपको ऐसा गिवन है कि एक पहले तो बड़ा सा डिस्क है, डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क हटा दिया गया है, इसको कैविटी बोलते हैं। वो दांतों वाली कैविटी नहीं है, बट हाँ कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो इस डिस्क में से एक छोटा डिस्क हटा दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस रिमेनिंग पोर्शन का, इस पूरे पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट, है ना।
तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, आई होप आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार जल्दी से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आप बड़े वाले डिस्क को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो यहां पे इसका डायग्राम बना लेते हैं ऐसा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके खुद की एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट होगा mr²/2, है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों ये। दूसरी बात, जब आप देखोगे इस छोटे वाले डिस्क को जो कि हटा दिया गया है, एक्चुअली रिमूव कर दिया गया है, तो इसका जो मास होगा, अब आप सोचना जरा ध्यान से, अगर इस पूरी डिस्क का मास m है और इसका रेडियस है r, छोटी डिस्क का रेडियस देखो कितना है r/2। जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कहते हैं कि देखो सर पहला रेडियस r है इसका तो मास m है, अगर मैं इसका रेडियस r/2 कर दूं तो मास m/2 हो जाएगा। सरासर गलत है। एक्चुअली यहां पे एरिया मास डेंसिटी डिफाइन करोगे आप, है ना, और एरिया मास डेंसिटी होता है सिग्मा, सिग्मा यानी कि मास अपॉन एरिया। तो बेटा मास का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इज अ कांस्टेंट, डेंसिटी है वो तो सेम रहेगा। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, है ना, सर्कल है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो बेटा अगर r को मैंने r/2 लिखा तो स्क्वायर की वजह से मास जो है वो m/4 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो r को हाफ करने से मास हाफ नहीं हुआ बल्कि m/4 हो गया, तो इसका m/4 हो गया। अब जरा सोच के देखो, क्या इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, mr²/2, बट इसका m हो जाएगा m/4, r²/2 r हो जाएगा r/2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया बच्चों, लेकिन फाइनली आंसर इसके अबाउट चाहिए, तो यहां से उठा के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? क्या लगाएंगे आप इसमें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट I अबाउट एनी एक्सिस इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। I अबाउट सेंटर ऑफ मास ये रहा छोटे वाले का, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा md², यानी कि मास ऑफ दिस डिस्क जो कि बच्चों है m/2, d² यानी कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में? r/2, तो इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे लिखा है, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो छोटे वाले का है अबाउट दिस एक्सिस, और mr²/2 जो है वो बड़े वाले का है अबाउट दिस एक्सिस। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2, यानी कि बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस दिस पार्ट। माइनस क्यों किया? क्योंकि इसको हटाया गया है, केवीटी है ये। हो गया रिवीजन? रिवीजन हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया गया है आपको, है ना। आई थिंक महामैराथन या फोकस में से किसी एक सेशन में तो मैंने ये कराया है, डेफिनेटली आई रिमेंबर दैट, है ना। इसके बाद तो सिर्फ सबट्रैक्ट करना है, राइट एवरीवन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। वैसे तो मैंने आपको एक बार पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें सिखा ही दिया है। फाइनली आंसर आएगा 13/32, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर। 14th क्वेश्चन में हम लोग 6 क्वेश्चंस और बाकी हैं बच्चों, डोंट वरी, अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, 2:30 तक हम सेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी। वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन में आप अगर केवीएल लगा लें तो आपके लिए काफी आसानी होती है। देखो सिंपल सी बात है, ये 4 ओम और ये 3 ओम बच्चों, क्या आपको ये दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे, सेम करंट फ्लो हो रहा है ना। तो 3 + 4 7। इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। देखो यहां पे मैंने अर्थ बना दिया, ठीक है, अर्थिंग है यहां पे। फिर मैंने बोला ये देखो 2 ओम रजिस्टर है। फिर मैंने बोला यहां पे 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट 2 ओम। और बेटा उसके बाद इन दोनों को मैं सेम सिंगल रजिस्टर ले लेता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, 7 ले लेता हूं इसको, 7 ओम। और ये है बच्चों फिर से यहां पे अर्थ, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन आई थिंक हमें ऐसे कुछ गिवन है, ये करंट की डायरेक्शन गिवन है I, और मुझे बताना है कि करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में। क्या आंसर आ रहा है बेटा? आंसर क्या आ रहा है आप सभी का? 1 एम्पियर आ रहा है। चलो देखते हैं, शायद 1 एम्पियर सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। आइए, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। शुरुआत आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो चलने की, हो सकता है आप यहां से शुरू करना चाहो। तो यहां का पोटेंशियल कितना है बच्चों? अर्थिंग हो रखी है, अर्थिंग का साइन है, 0 पोटेंशियल है, तो आपने सबसे पहले लिखा पोटेंशियल 0, ठीक। फिर आप आगे बढ़ेंगे और मान लीजिए ऐसे मूव करते हैं, ये आपका लूप का डायरेक्शन है लेट्स से। तो आप अब 0 से जा रहे हैं इस करंट रजिस्टर 2 ओम की तरफ।
हमेशा याद रखना, जब भी आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते हैं रजिस्टर के अंदर, तो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अक्रॉस द रजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप विल हैपन। इन द रजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जीरो के बाद मैं लिखूंगा माइनस आई इंटू टू। बेटा समझ में आया? पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V इक्वल टू आई आर। आई इज करंट, आई ओनली, आर इज 2 ओम, तो माइनस लिख लिया। फिर अब जब आप देखोगे उसके आगे, तो आपको मिलेगा ये बैटरी। आप इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हो, यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, इसका मतलब आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। उसमें करंट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी के अंदर, लेकिन अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखेंगे +9। करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम जब आगे बढ़े तो इस रजिस्टर के थ्रू गुजरेंगे, और इस रजिस्टर के थ्रू हम ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब कि मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रैवल कर रहा हूं, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो अगेन -7i इक्वल टू, अब यहां पे जब आप आ जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा फिर से, क्योंकि ये भी अर्थ है। बस इसको सॉल्व कर लो। सो 2i 7i 9i इज इक्वल टू 9, i इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। बेटा समझ आया? सिंपल सी बात है ना? केवीएल टाइप का लॉजिक है, हो जाएगा आपसे। मजा आ रहा है सेशन में? तो एक बार जल्दी से स्वैग सैल्यूट दे दो बच्चों, है ना? मुझे पता है इस सेशन में सिर्फ वही लोग डटे हुए हैं, सिर्फ वही लोग टिक के देख रहे हैं जिनको सीरियसली नीट देना है और जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहले तो यार मैं तालियां ना आपके लिए बजाऊंगा। मतलब चलो मैंने मेहनत तो करी है, निखिल सर ने भी मेहनत करी है, बट उससे ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं बच्चों। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि लगातार डटे हुए हैं सेशन में। भले ही सेशन में अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आज, थोड़े डिफिकल्ट वाले, थोड़े अच्छे वाले, बट फिर भी आप सेशन को देख रहे हो गाइस। कूडोस टू ऑल ऑफ यू यार। मतलब आपने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया ना कि आपको लाइफ में कुछ करना है, आप इतनी रेस्पेक्ट कमाओगे ना बच्चों देश और दुनिया में कि वो उसका कोई हिसाब नहीं है, राइट? सो वी आर प्राउड ऑफ यू बच्चों। आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप डॉक्टर्स बनेंगे, है ना? अपने घर का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, सभी का नाम ऊंचा करेंगे आप लोग। सो ग्रेट जॉब बच्चों, ग्रेट जॉब। रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, थोड़ा सा और डटे रहो, है ना? फिर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये गैल्वेनोमीटर। अब बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, इस सेशन को हमें एंड भी करना है, मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको मैंने ये भी कराया है महामैराथन में कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाएं और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएं, राइट बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है ये, शंट रेजिस्टेंस इन अमीटर इज गिवन बाय गैल्वेनोमीटर करंट अपॉन अमीटर करंट माइनस गैल्वेनोमीटर करंट इनटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। बेटा अगर नहीं है फॉर्मूला याद तो प्लीज लिख लेना और याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 0.02, बस वही आपका आंसर है। बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है और इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चंस जो होते हैं ना पूरे नीट में, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूछे जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जैसे 11th ग्रेड में है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना? फिर 12th में आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है? सेमीकंडक्टर डायोड में रिवर्स बायस करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉज्ड बाय। देखो मैंने आपको ब्रेकडाउन पढ़ाया था, रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन होता है। वहां पे हमने ऐसे सीखा था कि भाई रिवर्स बायसिंग लगा के पोटेंशियल फुल बढ़ा दो, आप ढेर सारा पोटेंशियल लगा दो। तो ढेर सारा पोटेंशियल लगाने से क्या होता है, एनर्जी मिल जाती है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, और वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। इसका एक और तरीका होता है थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन से भी आप ब्रेकडाउन करा सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों यहां पे थर्मल एक्साइटेशन है। इंप्यूरिटी ऑफ एटम से तो आप सिंपली वो बनाते हो ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब वो पीएन जंक्शन आपने बना दिया, बहुत सारी इंप्यूरिटी डाल दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकडाउन होगा वहां पे। ब्रेकडाउन के लिए, है ना, ब्रेकडाउन कराने के लिए आपको क्या जरूरत होती है बच्चों? एक्साइटेशन की जरूरत होती है। वो आप थर्मल करो या फिर आप बहुत सारी पोटेंशियल लगा के करो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, बेटा ये अभी पढ़ाया था मैंने आपको। ये जो एलएमएसआर सीरीज या फिर फोकस सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें आप लोगों को शायद याद होगा मैग्नेटिज्म टॉपिक, रेशियो ऑफ दीज टू, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। कुछ याद है किसी को?
Q/2m आया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये एक रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए भी यही आता है Q/2m। आप रिंग ले लो तो भी यही फॉर्मूला आता है, आप डिस्क ले लो तो भी यही फॉर्मूला आ जाता है। सी इज द आंसर बेटा, Q/2m। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 एंड 600 और वर्क आउटपुट इसका 800 है। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कार्नोट इंजन की तो अलग से क्लास ली है मैंने, अगर आप सर्च करोगे कार्नोट हीट इंजन बाय गौरव सर आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हालांकि यहां पे मैं आपको बता देता हूं, सिंपल होता है। देखो ये हायर टेम्परेचर है 600 का, ये इसका लोअर टेम्परेचर है 300 का बच्चों। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1, ये आ जाएगा 0.5। और एफिशिएंसी को आप लिखते हैं कुछ भी नहीं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है सिंपली वर्क डन अपॉन हीट एडेड। वर्क डन अपॉन हीट एडेड, आपको वर्क डन गिवन है, हीट सप्लाइड आपसे पूछा गया है, तो वर्क डन अगर 800 है बच्चों, वर्क डन कितना है, अगर 800 है तो हीट सप्लाई कितना होना चाहिए बच्चों, 1600 होना चाहिए, तभी तो ये आंसर 0.5 आएगा, है ना। काफी आसान सा क्वेश्चन। सी विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। एक बार देख लेते हैं सी है क्या, बिल्कुल सही है ना। सिंपल सा फॉर्मूला था बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, अब ये थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं लास्ट क्लास में। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 927, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बिकम। आसान क्वेश्चन है। देखो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों √3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब आप इसमें देखोगे इनिशियल टेम्परेचर, यहां पे एक गलती होती है यूनिट्स की। प्लीज टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना। 300 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर, 1200 केल्विन फाइनल टेम्परेचर। अगर आप देखोगे कि कितने टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, तो आपको पता चलेगा आपने 4 टाइम्स इंक्रीज किया है टेम्परेचर को। कितने टाइम्स बच्चों, 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया है टेम्परेचर को। और V इज प्रोपोर्शनल टू √T, सही है ना। यहां से देखो V इज प्रोपोर्शनल टू √T, तो अगर आपने T को इंटू 4 कर दिया तो अंडर रूट की वजह से V जो है वो 2V टाइम्स हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है ना। तो ये डबल्ड हो जाएगा, विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ आएगा तो मजा आएगा, है ना। ओके, वेरी नाइस गाइस। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था गाइस। 20th क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था और टाइम हमारे पास कम बचा था, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाए, तो वो क्वेश्चन हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो आज आपके पास 19 क्वेश्चन ही है। बट एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट क्लास कि अगली क्लास से अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, वो प्रॉमिस मैंने आज आपके लिए पूरा कर दिया बच्चों। ठीक है, चलो गाइस, तो आई एम ऑल्सो स्पीकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लगातार। अब इसको खत्म करते हैं सेशन को यहाँ पे। अगर आपको सेशन पसंद आया बच्चों तो जल्दी से जल्दी लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि सेशन कैसा लगा है। ठीक है, ये चीज अब हम लगातार करने वाले हैं। ठीक है, कल भी 1 PM को होगा। एवरी डे वी आर गोइंग टू हैव दिस फुल एंड फाइनल सीरीज बच्चों। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपको दिख रहे हैं कि कितने अमेजिंग है। इन अमेजिंग क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना बच्चों, है ना। हर क्लास में अटेंड करो और ये क्वेश्चंस लेके जाओ आप। ओके, चलिए गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। तो ये है बच्चों 15% डिस्काउंट अगर आप GG Pro लगाते हैं कोड। सब्सक्राइब कर देना बच्चों चैनल को, ऑब्वियसली वेदांतु ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और हाँ, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, राइट। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास बच्चों, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतना पेशेंस रखने के लिए। कुडोज टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।